चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठता उसका बेटा, बेटे का नाम है रामगुप्त। रामगुप्त की पत्नी का नाम है ध्रुवस्वामी। और यह ऐसा समय था जब शकों ने गुप्ताओं को आक्रमण कर दिया। रामगुप्त एक कमजोर शासक था, अतः गुप्ताओं की क्या होती है, यहाँ पर हार होती है। शकों ने क्या किया, गुप्ताओं के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि तुम अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को हमें सौंप दो। ध्रुवस्वामिनी एक सुंदर महिला थी। तो रामगुप्त इस शर्त को हामी भर देता है और यही बात किसको चुभ जाती है, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड अपनी तलवार उठाता है और युद्ध के लिए निकल पड़ता है। सारे शकों को काट पीट करके रख देता है। शकों को पराजित करने के बाद अब नंबर किसका था, रामगुप्त का, क्योंकि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था कि उसने जो है एक ख्याति जो बनाई हुई थी गुप्ताओं की, उसको डुबो दिया था। उसने अपने भाई की भी क्या कर डाली, हत्या कर डाली। अब बचती है उसकी पत्नी ध्रुवस्वामिनी। ध्रुवस्वामिनी के आगे भविष्य को सिक्योर करने के लिए उसने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं, तो उसने क्या किया, उसको एज ए वाइफ स्वीकार किया, पत्नी के रूप में उसको स्वीकार किया। यही उसकी दूसरी पत्नी बनती है। ठीक है। इसके अलावा इसकी दूसरी पत्नी है कुबेर नाग, नागवंश से संबंधित है। अब जब शकों को पराजित करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। शकों को जहां तहां इसने काटपीट मचा दी। नाम है इसका चंद्रगुप्त सेकंड। जब शकों को हराया, हर जगह पे हराया, वैवाहिक संबंध स्थापित करके भी हराया। जहां जहां शक थे वहां शकों का सामना इन्होंने किया और शकों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो इसको खुश होकर के एक उपाधि दी गई, उसका नाम है शक प्लस हारी सकारी। तो सकारी किसको कहा जाता था, चंद्रगुप्त सेकंड। वहीं पर इसने शकों पे विजय के उपलक्ष्य में अपने आप को एक और उपाधि दी। इस उपाधि का नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य उसके द्वारा सोम के द्वारा रखी गई उपाधि थी। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा सोम रखी गई उपाधि थी। भारत में पहला विक्रमादित्य होता है जिसका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। अंतिम विक्रमादित्य का नाम है हेमू, जो अकबर के टाइम पे अकबर से भिड़ेगा 1556 पानीपत के युद्ध में। ठीक है, पानीपत के युद्ध में हम उसको देखेंगे अभी। कुल मिलाकर के 14 विक्रमादित्य हुए। पहला विक्रमादित्य कौन है, चंद्रगुप्त सेकंड। लास्ट विक्रमादित्य कौन है, हेमू। कौन है, हेमू। ठीक है। अब विक्रमादित्य ये वही विक्रम है जिसको आप विक्रम और बेताल के रूप में जानते हो। आपने कहानियां सुनी होंगी बचपन में। मैं आपको बता देता हूँ ये कहानी किससे रिलेटेड है, चंद्रगुप्त सेकंड से। एक ऋषि मुनि इसके दरबार में आता है। इसके बाद ही इसकी ख्याति बढ़ जाती है। इस कहानी के बाद ही इसकी ख्याति बढ़ जाती है। ठीक है। और इसका साम्राज्य बढ़ जाता है, फैलता है जहां तक। एक ऋषि के भेष में एक तांत्रिक आता है। तांत्रिकों के चंडालों का वर्णन फाइयान करता है। ऐसा पहला दार्शनिक है जो भारत में चांडालों का वर्णन करता है, फाइयान, जो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ही आया था। ऋषि के भेष में एक व्यक्ति चंद्रगुप्त के दरबार में आता है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आता है और उसको एक फल भेंट दे करके चला जाता है। वो कुछ नहीं बोलता है, बस महाराज मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, एक भेंट लाया हूँ। वो भेंट दे दी जाती है और वो चला जाता है। जब फल को काटा जाता है तो उसमें से हीरा निकलता है और ऐसे ही वो हर बार करता है। वो तांत्रिक कई बार आया, कई बार फल दे गया और चंद्रगुप्त सेकंड हर बार उसको काटता, उसमें से क्या निकलता, हीरा। चंद्रगुप्त सेकंड बोला, विक्रमादित्य बोला यानी कि विक्रम बोला कि इसका पता लगाया जाए कि ये व्यक्ति है कौन। तो पता लगाया गया। फिर विक्रमादित्य स्वयं उससे भेंट करने गया। जब विक्रमादित्य से भेंट करने गया तो वो कोई जादुई अनुष्ठान कर रहा था। जादुई अनुष्ठान ये था कि वो व्यक्ति एक 32 गुणों वाले ब्राह्मण को ढूंढ रहा था, एक ऐसे बालक को जिसमें 32 गुण हो और उसकी बलि दे करके वो एक सिद्धि प्राप्त करना चाहता था। एक बालक उसको मिल भी गया था। वो बालक के पीछे पीछे जाता है उसको पकड़ने के लिए, तो वो बालक जंगलों में भाग जाता है। जब उसको पता लगता है कि मेरी मृत्यु इसके हाथों लिखी हुई है, मुझे बस में करना है, बलि चढ़ाएगा, तो जंगलों को भाग जाता है। जंगलों में प्रेत मिलते हैं, भूत प्रेत मिलते हैं। प्रेत उस बालक की कहानी सुनते हैं तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे करके मुझ पे एक तांत्रिक पीछे पड़ा हुआ है। अब प्रेत उसको शक्ति देते हैं, कहते कि तू एक काम कर, तू पेड़ पे जाकर के उल्टा लटक जा, मैं तुझे शक्ति देता हूँ और जब तक तू ऐसे लटका रहेगा तुझे कोई नहीं छूने वाला। अब उसको बलि देनी जरूरी थी, वो जैसे, और वो उसको छू नहीं सकता था क्योंकि प्रेत ने उसकी रक्षा कर ली थी। अब उसको एक ऐसे राजा की जरूरत थी जो उस प्रेत को ला करके दे दे। बेताल है इसका नाम। क्या है, बेताल, जो इसके 9 रत्नों में से भी एक है। 9 रत्नों में से एक है, बाद में ये बेताल भट्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो अब ये इसको पता था कि ऐसे प्रतापी राजा एक ही है, उसका नाम क्या है, विक्रमादित्य।
यानी चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड देश बदल करके रात में निकल पड़ता था प्रजा के हितों को जानने के लिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। और ये तांत्रिक जानता था इसके बारे में, तो ये ऐसे करके ट्रिक में इसको फंसाया फल दे करके। अब ये जाता है राजा उसके पास, कहता मुझे वत्स, मुझे अब आए हो तो तुमसे जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा, तुम एक राजा हो। बोलता है ठीक है मांगो। उसने कहा मुझे एक ऐसा बेताल नाम का एक व्यक्ति है जो बीच जंगलों में पेड़ पे टंगा हुआ, मुझे वो चाहिए। तो विक्रम कहता है इसमें तो जान का खतरा है। कहता वचन तो वचन है, अब तुम जान बचाओ या वचन बचाओ। और विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त सेकंड निकल पड़ता है बेताल की खोज। जंगल में पहुंचता है, उसको बेताल मिल जाता है। ठीक है, जैसे ही वो बेताल को उतारता है, बेताल को उतारने में भी हर कोई सक्षम नहीं था, एक ईमानदार और निष्ठावान राजा ही उसको उतार सकता था। उसने उसको उतारा बेताल को और कंधे पर रख करके ले जाने लगा। अब बेताल हंसा और बोला विक्रम तू मुझे ले तो जा रहा है, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। और पहली कहानी सुनाना शुरू करता है। ठीक है, और कहानी सुनाने से पहले शर्त ये रख देता अगर तू बोला तो मैं उड़ जाऊंगा। तो विक्रमादित्य कहानी सुन रहा है, बेताल कहानी सुना रहा है। पहली कहानी शुरू हुई, लास्ट में से एक प्रश्न पूछा जाता है और मजबूरन प्रश्न की शर्त ये थी या तो तू प्रश्न का उत्तर दे, नहीं तो मैं तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अब उसको मजबूरन बोलना पड़ेगा। अब बोलना पड़ेगा तो बेताल चला जाए। ठीक है, ऐसे ही होता है। विक्रमादित्य बुद्धि से भी बुद्धिमान था, उसने सटीक उत्तर दिया तो बेताल उड़ा। तू बोला मैं चला, तू बोला और मैं चला। बेताल के ऐसा होते थे और वो चला जाता था। फिर विक्रम जाता था, उसको पकड़ के लाता था, फिर से नई कहानी। इसी को बेताल 25 ही कहा जाता है। 25 कहानियां वो सुनाता है। रामानंद सागर ने इस पे एक सीरियल भी, धारावाहिक भी बनाया है, तो आप वो भी देख सकते हो। 25वीं कहानी में ये होता है कि 25वीं कहानी में वो बेताल को लेकर के विक्रम चला जाता है और जाकर के किसको सौंप देता है तांत्रिक को। तांत्रिक को देख करके बहुत खुश हो जाता है। तांत्रिक देखकर अरे वाह विक्रम, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया। तो अब वो अनुष्ठान शुरू होता है, बेताल को बांध दिया जाता है। ठीक है, अनुष्ठान शुरू हुआ तो अब उसने कहा तांत्रिक ने कि विक्रम अब तुम अपना सर झुकाओ। ठीक है, तुम अपना सर झुकाओ, हम एक अनुष्ठान करने वाले हैं। तो विक्रम ने कहा मैंने शुरू में ही आपसे कहा था मैं राजा हूं, मैं कभी नहीं झुक सकता, इसलिए पहले आप झुको। तो जैसे ही तांत्रिक सिर झुकाता है, विक्रम तलवार निकाल के तांत्रिक की गर्दन धड़ से अलग कर देता है, क्योंकि उसको 25वीं कहानी में बेताल सब कुछ बता चुका था। और यहीं से बेताल भट्ट नाम से 9 रत्नों में विक्रमादित्य के शामिल होता है बेताल भट्ट, जो जादू और कहानी जानता था। अब बेताल पूछता है उससे कि मांग ले जो भी तुझे मांगना है। विक्रमादित्य से कहता है कि जो भी मांग ले तू मांगना। तो विक्रमादित्य यही मांगता है कि मेरी ये जो कहानियां हैं, हमने जो ये दृष्टांत अभी रचा है, ये पूरे विश्व में विख्यात हो जाए, जब तक धरती रहे ये कहानियां रहे। विक्रम बेताल बोला ठीक है तथास्तु, मिल ही जा तुझे, आज से बेताल 25 नाम से जानी जाएगी। तो इसी को बेताल 25 नाम से जाना गया और ये इतिहास में दर्ज है 25 की 25 कहानियां। ठीक है, 25 कहानियां बेताल 25 के नाम से जानी जाती हैं। अब क्या होता है, इसी के बाद से चंद्रगुप्त सेकंड का जो साम्राज्य है वो दक्षिण में नर्मदा तक चला जाएगा, उत्तर में जम्मू कश्मीर से भी ऊपर तलहटी तक चला जाएगा और पूर्व में चला जाएगा तुम्हारा पश्चिम बंगाल तक और पश्चिम में चला जाएगा गुजरात तक। समुद्रगुप्त के साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देता है चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड का प्रताप इतना बढ़ जाता है, मैं कहता हूं ना कि चंद्रगुप्त सेकंड तक प्रताप जो है बढ़ता है गुप्ताओं का। ठीक है, और इसी के कार्यकाल में स्वर्ण मुद्राएं जारी करी जाती हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, व्यापार बढ़ जाता है। यूरोप में जितने लोग यहाँ से मोर पंख चाहते थे, हाथी के दांत चाहते थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो उसके एवज में यहाँ क्या दे जाते थे, सोने के मुद्राएं। और ये जो स्वर्ण युग का जो तमगा दिया जाता है गुप्ताओं को, वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम से ही शुरुआत हो जाती है। हालांकि नींव तो इसकी रख दी थी चंद्रगुप्त फर्स्ट है, फिर आपका समुद्रगुप्त सेकंड इसको काफी ख्याति में ले जाता है। फिर उसके बाद क्या है, चंद्रगुप्त सेकंड उस पर 4 चांद लगा देता है। ये कहानी है किसकी, चंद्रगुप्त सेकंड की। इसको हम विक्रम के रूप में जानते हैं। 14 विक्रमादित्यों में से पहला विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड है और लास्ट वाला हेमू है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है विक्रमादित्य की संख्या कितनी है और पहला कौन सा है, चंद्रगुप्त सेकंड। संख्या कितनी है, 14। उपाधियों की बात कर लेते हैं। देखो, इसको विक्रमादित्य, परम भागवत, शाकाहारी उपाधियां दी गई थी। विक्रमादित्य क्यों दी गई और शाकाहारी क्यों दी गई, ये आप समझ गए
होंगे। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में इसको शकारी उपाधि दी गई थी और विक्रमादित्य इसने खुद रख ली थी। परम भागवत, क्योंकि ये भागवत धर्म का अनुयायी था इसलिए इसको परम भागवत कहा गया। ठीक है। अन्य नाम है इसके देवगुप्त, देवराज, देवश्री इसके अन्य नाम है। पत्नियों की एक कहानी तो मैंने आपको बता दी। ये इसके भाई रामगुप्त की पत्नी थी, नाम है इसका ध्रुव देवी। इससे पुत्र प्राप्त होता है कुमारगुप्त और गोविंद गुप्त। इसके बाद कुमारगुप्त ही सत्ता संभालेगा। ठीक है। और दूसरी पत्नी है कुबेर नाग, नाग वंश की राजकुमारी है कुबेर नाग। इनसे विवाह होता है और उनसे एक पुत्री प्राप्त होती है, इसको प्रभावती गुप्त। वाकटक वंश में रुद्रसेन सेकंड के साथ इसी प्रभावती गुप्त का विवाह किया जाता है। तो प्रभावती गुप्त इसकी पुत्री हुई, जो जिसकी माता का नाम क्या था? कुबेर। अगर मैं बात करूं इसके साम्राज्य की तो पूर्व में चले जाओ बंगाल और पश्चिम में चले जाओ गुजरात, उत्तर में चले जाओ हिमालय की चले गई, दक्षिण में चले जाओ नर्मदा। इतना विशालकाय साम्राज्य इसका फैला हुआ था। रजत मुद्रा को प्रारंभ किया इसने और इसके कार्यकाल में ही एक चीनी यात्री आया है। चीनी यात्री का नाम है फायान सेकंड। क्या नाम है? फायान सेकंड। फायान सेकंड बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए तथा बौद्ध स्थान और भारतीय भ्रमण के लिए भारत में आया था। ठीक है। यहाँ की संस्कृति से वो काफी प्रभावित होता है। इसके बचपन का नाम क्या था? कुंड। ठीक है। फायान की बात करूं तो फा का अर्थ होता है धर्म और यान का अर्थ होता है आचार्य, यानी कि एक धर्माचार्य था। ये अभी नालंदा विश्वविद्यालय बना नहीं है। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय इसके बाद इसका बेटा जो बैठेगा गद्दी पर, जिसका नाम क्या है? कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा। चंद्रगुप्त की जो वैवाहिक नीति थी वो कारण वही इसका साम्राज्य बड़ा होने का। वैवाहिक संबंध के क्रम में सबसे पहले इसने क्या किया? कुबेर नागा से विवाह किया। कुबेर नागा मथुरा अहिचन क्षेत्र है आपका, यहाँ नागवंश का साम्राज्य है, उससे विवाह कर लेता है तो वहां की शक्ति पर भी किसका अधिकार हो जाएगा? इसी का अधिकार हो जाएगा। फिर दूसरा जो संबंध है वो प्रभावती गुप्त, जहां एक वाकटक वंश के राजा रुद्रसेन सेकंड से कर लेता है अपनी पुत्री का विवाह। ठीक है। रुद्रसेन सेकंड की हत्या हो जाती है, मतलब मृत्यु हो जाती है। ठीक है। रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु के बाद जो साम्राज्य वो डायरेक्टली किसके हाथ में आ जाता है? प्रभावती गुप्त के हाथ में। जब मैं आपको वाकटक वंश पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे बताया था कि प्रभावती गुप्त ने कई साम्राज्य जीत करके अपने पिता को चंद्रगुप्त सेकंड को दिए थे और उनकी मदद भी की थी युद्ध में। तो वाकटक वंश की जो शक्तियां थी उनका भी इनको सहारा मिला। और मैंने बताया था कि यहाँ जो संबंध स्थापित हुआ है वाकटक और गुप्ताओं का, इसमें सर्वाधिक जो लाभ होता है वो किसको होता है? गुप्ताओं को होता है। किसको होता है? गुप्ताओं। ठीक है। तीसरा जो आपको मिलेगा कदम वंश के कुंतल जो प्रदेश है कर्नाटक में पड़ता है, काकुत्स बर्मन वहां के शासक है, उनकी पुत्री से अपने पुत्र कुमारगुप्त का ये क्या कर देता है? विवाह। लो भैया साउथ में भी पहुंच गया, नर्मदा तक पहुंच गया, नहीं पहुंच गया? तो ऐसे करके इसने अपने साम्राज्य को क्या करा है? बड़ा किया है। किसने किया है? चंद्रगुप्त सेकंड। ऐसा भी कहा जाता है कि अफगानिस्तान तक पहुंच गया था इसकी तलवार की धमक, अफगानिस्तान तक पहुंच गई थी। अफगानिस्तान तक का सारा एरिया इसने क्या कर लिया था? अपने अधिकार क्षेत्र में ले आया था। मैंने आपको बताया कि गुप्ताओं में आपको ऐसे ऐसे शासक मिलेंगे जिन्होंने जाकर के खुद आक्रमण किए हैं बाहर, है नहीं? सुसज्जित था इसका कार्यकाल और इसका साम्राज्य नवरत्नों से। नवरत्नों का कॉन्सेप्ट आपको 1556 के लगभग की ईस्वी में आपको वहां पे भी मिलेगा। कहाँ? अकबर के टाइम पे। और उससे पहले हम नवरत्न यहाँ देखते हैं। इसके दरबार में नवरत्न थे। पहले कौन है? छछड़क ज्योतिष शास्त्री हैं, ज्योतिष शास्त्र की रचना करते हैं। ज्योतिष की इनको क्या है? अच्छी नॉलेज है। धन्वंतरी आप जानते हो चिकित्सा और आयुर्वेद के, धन्वंतरी के आयुर्वेद के रचनाकार हैं। इसके अलावा इन्होंने धन्वंतरी संहिता लिखी। अगले हैं कालिदास आप भले से जानते हैं। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर। जबकि कहा जाना चाहिए शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास या इंग्लैंड का कालिदास कहना चाहिए, क्योंकि ये तो 1400 साल का लगभग अंतर बैठ रहा है। तो इनके जो कालिदास एक रोमांटिक पोएट थे। ठीक है। रोमांटिक पोएट थे। विलियम शेक्सपियर भी रोमांटिक पोएट है। ये नाटक और काव्य लिखते थे। इनकी दो रचना बहुत प्रसिद्ध है, अभिज्ञान शकुंतलम, ये एक लव स्टोरी है, और एक है आपकी मेघदूत। ठीक है। ये दो रचनाएं आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं कालिदास के संबंध में। अगले हैं आपके अमर सिंह विश्व की पहली डिक्शनरी लिखने वाले शब्दकोशाचार्य हैं। ठीक है। शब्दकोश क्या होता है, कैसे उनको सुशोभित किया जाता है, ये विश्व को देन किसकी है? अमर सिंह की। पहला डिक्शनरी बनाई है किन्होंने? अमर सिंह ने। अब आ जाते हैं पांचवें कौन?
12 ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट देते हैं। इसके अलावा बृहद संहिता, बृहद जातक और पंच सिद्धांति का कॉन्सेप्ट देते हैं कौन? 12 ट्रिग्नोमेट्री की जो टेबल है वो 12 की देन है, इन्होंने ही उसको अरेंज किया था। ठीक है, ये गणितज्ञ थे, भूगोलविद थे, 12 और नक्षत्रों की खोज, नक्षत्रों की गति के बारे में जो सबसे पहले व्याख्या की थी वो 12 ने की थी, जो किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में थे। इसके अलावा भरूची जो संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे, शंकु जो शिल्प शास्त्र यानी वास्तुकला को जानते थे, यानी कि आर्किटेक्ट थे। दूसरा बेताल भट्ट जादू टोना जानता था, इसकी कहानी मैंने अभी आपको सामने रखी है। और हरिसेन को आप जानते हो, कविता के लिए कवि थे ये हरिसेन। ठीक है।